हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और केवीएस का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। जिनका नहीं है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छा ही दे करके आएंगे। तो देखिए, केवीएस में जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7, 8 और 9 में जो पेपर हुआ था उसके जो पेडागोजी के मैंने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आगे भी डालती रहूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। और एक और बात, ऑफिशियल आंसर की में कुछ एक मिस्टेक है, आई नो, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सर्च करके उसको सही करूँ। और अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कभी कोई आंसर गलत भी कर देती हूँ तो मैं उसे पिन कर देती हूँ। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। एंड मैं भी एक लर्नर हूँ, तो आई होप आप सब समझेंगे ये चीज़। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम एम ऑफ। एक और बात, यहाँ पे ना 2 लिया है। पीआरटी जो म्यूजिक वाला हुआ था उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं थे, तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। और आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन, मेरी शिफ्ट में भी इससे कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। काश मुझे ये पेपर पहले मिल गया होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम एम ऑफ एजुकेशन इज। एजुकेशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो आपका जीवन का दिशा निर्धारण आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, कि इस टाइप का एक क्वेश्चन एक और भी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मैं समझा दूंगी। कि ये क्वेश्चन दे रखा है, हु शुड डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के लक्ष्य की अवधारणा को किसको निर्धारित करना चाहिए। अब यहाँ पे ना मुझे डाउट लग रहा था, मुझे लगा कि यार शिक्षा की जो लक्ष्य है वो तो स्टूडेंट को निर्धारित करना चाहिए, लेकिन नहीं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जॉन ड्यूवी से रिलेटेड, और जॉन ड्यूवी से क्वेश्चन मेरे में आया था, मैं अभी आपको याद करा देती हूँ। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात किसने कही थी सबसे पहले, तो जॉन डीवी का नाम याद रखिएगा। या ट्राईपोलर भी तो उन्होंने एजुकेशन को कहा था ना, 3 पोल होते हैं, तो वो भी जॉन डीवी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सोसाइटी है कि सोसाइटी को डिटरमाइन करना चाहिए एम ऑफ एजुकेशन, आंसर 4 हो जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य का स्रोत क्या होना चाहिए, कहाँ से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो मानवीय अनुभव, ऑब्वियसली जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आप सफल हो सकोगे। तो इसका आंसर 2 है। एजुकेशन इज़ फॉर, ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एक शिफ्ट में भी था कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो किसके लिए है। तो शिक्षा आपकी देखिए, ये ऑप्शन था, एक तो कंप्लीट लिविंग वाला, कंप्लीट लिविंग या लाइवलीहुड समथिंग था, और दूसरा था सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग। तो मुझे डाउट लग रहा था, मुझे याद नहीं कि मैं कौन सा लगा के आई हूँ, लेकिन इसका इन्होंने ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इन्होंने फर्स्ट वाला आंसर सही माना है कि कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज़ फॉर कंप्लीट लिविंग। द ओवरऑल एम ऑफ ईसीसीई, ईसीसीई का ओवरऑल, और सॉरी ओवरऑल एम क्या होता है ईसीसीई का, एज पर द एनपीई 2020। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अगर चारों में देखेंगे तो बेस्ट आंसर है, टू अटेन द ऑप्टिमल आउटकम इन कॉग्निटिव, साइक्लोमोटर एंड अफेक्टिव डायमेंशन, यानी कि संज्ञानात्मक, मनोगतिक और भावात्मक आयामों में परिणाम प्राप्त करना। एक और बात, ईसीसी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों को रेडी करना फॉर द फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो 0 to 3 ईयर्स के होते हैं तो उनको रेडी करना फॉर द फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी, अरे ओहो, ये तो सबको पता ही है ना, इतनी बार रिपीट हो चुका है। एनपीई 2020 के अनुसार डिज़ाइन क्या है, तो 5+3+3+4 है ना, वो तो अच्छे से रटा ही होगा सबको। 37th क्वेश्चन है कि NEP 2020 सजेस्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5। क्लास 5 तक का कौन सा माध्यम होना चाहिए, तो क्लास 5 तक जो माध्यम होना चाहिए वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। आर्टिकल, एक और बात जल्दी से भी कमेंट करके बताइएगा कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो किस कमेटी ने दिया था। विच आर्टिकल स्पेसिफाई ऑल द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स शुड गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आप समझिएगा, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में 21A नहीं है, तो मैं आपको सारे क्लियर करा देती हूँ। आर्टिकल जो 21A है उसमें ये बात कही गई है एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में, कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना। लेकिन आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया है। तो पहले ये बात किस में कही गई थी, तो पहले ये बात जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम आर्टिकल 45 में कही गई थी कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे विद इन सम ईयर्स। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो ईयर नहीं याद है, लेकिन यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये सारे आपने पढ़े ही नहीं होंगे। आर्टिकल 45 ही रिलेट करता है एजुकेशन से या बच्चों से, तो आर्टिकल 45 सही हो जाएगा।
अभी ये नहीं है, अभी ये 21A में है और आर्टिकल 45 में जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनको उनके लिए राज्य जो जिम्मेदारियाँ करेगा, वही ECCE वाली बात अब आर्टिकल 45 में डाल दी गई है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग को 45 चूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT 2009 व्हाट इज़ द रोल ऑफ SMC। SMC का रोल क्या होता है? SMC कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल तो आपने याद ही कर लिए होंगे RT वाली मेरी वीडियो देख करके। तो उस SMC कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में SMC का वर्णन है? तो यहाँ पे इसका काम क्या है SMC का, कि मॉनिटर एंड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। अगर अभी भी आपने RT नहीं आया तो प्लीज़ देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं RT से सीधे सीधे। तो RT वाली जो वीडियो है, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है पेडागोजी फॉर KVS की, उसमें जाके देखिएगा, मेरे पॉइंट वाइज नोट्स हैं, उसकी नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहले वहाँ समझ के फिर टेलीग्राम चैनल से PDF लेके पढ़ लीजिएगा। एक सांस में बोलना पड़ा मुझे। खैर चलिए, क्वेश्चन है कि आर्टिकल 40, मैंने बताया ना आंसर उसका, कि SMC का कार्य क्या होता है। तो SMC का कार्य होता है स्कूल के कार्यक्रमों की निगरानी और उसमें भागीदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट के लिए, चाइल्ड राइट के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है, आई थिंक 15 मिनट की है। उसमें मैंने बताया है कि चाइल्ड राइट की जिम्मेदारी जो संरक्षण है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखता है। तो NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। अब ये जो अधिनियम है ये कब आया था? 2005 में आया था, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिव्यू द टर्म एंड कंडीशन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन TV रियलिटी शो। यानी कि TV रियलिटी शो में जो बच्चों की भागीदारी की समीक्षा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? वही सेम NCPCR, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। क्लियर? RT 2009 में के अकॉर्डिंग नो चाइल्ड हैड बी डिनाइड। किसी भी चाइल्ड को आप मना नहीं कर सकते हो स्कूल में एडमिशन लेने से जब उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट ना हो। तो यहाँ पे अगर उसके पास एज प्रूफ नहीं है, आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो कि हम आपको नहीं लेंगे, आपके पास एज प्रूफ नहीं है। तो ऐसा आप मना नहीं कर सकते हो। यही इसीलिए फर्स्ट वाला आंसर हो गया इसका। 43rd क्वेश्चन है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बताना है। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन है? पहला शैक्षणिक आयोग कौन बना था? हंटर आयोग बना था। कमेंट करके जल्दी से बताइए हंटर आयोग कब आया था। ठीक है, तो मैंने बनाई है इस पर पूरी वीडियो क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पॉलिसीज़ हैं उनसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे मेरे में आई थिंक कौन सा पूछा गया था, सैडलर आयोग से पूछा गया था क्वेश्चन कि नेम द कमिटी विच सजेस्ट द इफेक्टिव सुपरविजन इंस्पेक्शन ऑफ अ स्कूल टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि किसने इंस्पेक्शन, स्कूल के निरीक्षण की बात कही थी? तो हार्टो कमेटी थी। हार्टो कमेटी आई है आपकी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी सजेस्ट वन टेक्स्ट बुक। कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया है कि एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए क्लास 3rd to 5th के लिए? किन सब्जेक्ट की? लैंग्वेज की, मैथ्स की और EVS की। तो ये यशपाल कमेटी ने कहा था। एक्चुअली ये बात NCF 2005 में है, इसीलिए, और NCF 2005 का जो बेस है वो यशपाल कमेटी ही है, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि यशपाल कमेटी द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द क्रूशियल रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 की सबसे महत्वपूर्ण बात किस चीज़ की सिफारिश की है उन्होंने? तो एलिमिनेट भी कर सकते थे, अदरवाइज सबसे बेस्ट आंसर मैं बता देती हूँ, लोचदार परीक्षा यानी कि फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन हो। 47 क्वेश्चन है विच कमीशन सजेस्ट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी मैंने पूछा भी था, अगर आप कमेंट कर चुके होंगे तो आप हंस रहे होंगे, अभी नहीं करे हैं तो आप यहाँ पढ़ लीजिए कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने कहा था? 3 त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग जी द्वारा दिया गया है। कब आया था कोठारी आयोग? कमेंट कर दीजिएगा। विच कमिटी रिव्यू NPE 1986। भाई जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया भी है कि जो NPE 1986 है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, उसको रिव्यू करने की बात राम मूर्ति समिति द्वारा की गई है, जो कि है 1990 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ करिकुलर फ्रेमवर्क का जो पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी की क्षमता को उद्भासित करना, रियलाइज करना स्टूडेंट के पोटेंशियल को। ठीक है, ECC डील्स विद द, इसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और ECC वाला जो मैंने भी टॉपिक पढ़ाया था, अब देखिए जब आप वो देखते हो ना 5+3+3+4 वाला, तो आई थिंक 3 मैंने 2-3 बार बोल दिया, मतलब 5+3+3+4। ठीक है, तो इसमें जो बेस होता है वहाँ पे 3 to
8 तक है, ठीक है, कि जब बच्चा 3 साल से 8 साल तक का उनका इंक्लूड किया गया है। तो लेकिन ईसीसी में जो ईसीसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका जो करिकुलम बनेगा, करिकुलम में 0 to 8 की बात की गई है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 0 से 3 साल है उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है। इसलिए याद रखिएगा ईसीसी किस एज ग्रुप को डील करता है, तो 0 से 8 साल तक के बच्चों को डील करता है। हु कॉइंड द टर्म साइको एनालिसिस, तो मनोविश्लेषण का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 22 की शिफ्ट में आया था, जिसमें उल्टा पूछा गया था, जिस पूछा गया था कि सिग्मंड फ्राइड किससे संबंधित है, तो सिग्मंड फ्राइड मनोविश्लेषण वाले थे, यानी कि साइको एनालिसिस। अ मैन हुज कॉज फॉर फ्रीडम प्रूव्ड ट्रम्पेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता की लड़ाई में विजयी हुए थे, तो नेल्सन मंडेला। ठीक, यहाँ पे MK गांधी, महात्मा गांधी भी दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति की बात की गई है, और अगर देखा जाए तो हम जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, तो मेरे हिसाब से मोहनदास करमचंद गांधी भी सही आंसर हो सकता था, लेकिन नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जंग लड़ी थी, और फाइनली उन्हें जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक असेसमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि गैप्स को जाना जाता है, यानी कि दिक्कत कहाँ हो रही है पहचाना जाता है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहचान करते हैं ना कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे थर्ड आंसर सही होगा, टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चों की क्या कमियाँ हैं। वीकनेस की जगह एक अच्छा लाइन होती है अगर यहाँ पे कुछ कमियों से रिलेटेड होता, ठीक है। दुर्बल पक्ष हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, उसको जानना। प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली, तो प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, वो हिंदी वालों को इजीली, पेपर क्या आता है, पेपर ऐसे ही आ रहा है, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है, तो आपको कन्वर्ट भी नहीं करना है, आपको दोनों दिखेगा ही, बस आपको यहाँ से स्लाइड करना होगा। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो नीचे हिंदी थोड़ा सा रहता है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है व्यवहार मूलकता, तो व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद से संबंधित है, और व्यवहारवाद में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पे जोर दिया जाता है रादर देन थ्योरी वगैरह पे कम जोर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NP 2020 द इसेंशियल एलिमेंट इज, NEP 2020 में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो सेकंड है पाठचर्या की विषय वस्तु का अल्पीकरण करना, यानी कि जो करिकुलम का कंटेंट है उसको कम कर देना, ताकि आवश्यक अधिगम और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग को तो वैसे भी बढ़ाया जाना ही है। NEP व्हाट क्लासेस विल टेक स्कूल एग्जाम टू टेस्ट बेसिक लर्निंग आउटकम। लीजिए सफल की बात आ गई, सफल से याद आया कि हमें सफल होना है, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी सफल होने के लिए। तो सफल में किस क्लास एज ग्रुप की बात की गई है, क्लास 3, 5 एंड 8। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा, सफल पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें छोटी सी वीडियो ही है ऑब्वियसली, तो उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट बताए कि सफल जो एग्ज़ाम होगा 3, 5 और 8 में, उनमें कौन से सब्जेक्ट को टेस्ट किया जाएगा। और सफल के बारे में एक बात और, कि सफल को कब लॉन्च किया गया था, यही NEP की जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसमें लॉन्च किया गया था, ठीक है। 57 क्वेश्चन है कि NPST यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इज प्रपोज टू बी डेवलप फॉर, नेशनल जो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर है, इसका विकास किया गया है किस लिए, तो सीधी सी बात है टीचर की जो टीचर का प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। 58 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द की एरिया प्रपोज इन NEP 2020, यानी कि NEP 2020 में सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पे किया गया है, तो ये तो ऑप्शन देख के आप जान ही जाएंगे, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समान और समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पे मैं अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि समावेशी शिक्षा को लेकर के। द ट्रीटिंग मिसबिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ इस क्वेश्चन से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर करती हूँ, क्योंकि जो LDC वाला पेपर था वहाँ पे भी क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे, और क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो टीचर को किसको रिपोर्ट करनी चाहिए, तो टीचर को किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, उसको इमोशनल सपोर्ट करना है, ठीक है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा इमोशनली ब्रोकन है तो उसकी पहचान सबसे अच्छा कौन कर सकता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था LDC में, तो उसकी पहचान सबसे अच्छा टीचर करेगा, ठीक है। और लेकिन अगर कोई बच्चा डिसेबल है, ठीक है, डिसेबिलिटी से परेशान है, तो उस समय उसकी हेल्प कौन करेगा, तो उसका पीयर यानी कि उसका जो सहपाठी है वो हेल्प करेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था और मुझे क्लियर नहीं है कि मैं क्या लगा के आई हूँ, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन में डाउट कर रही थी कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन से, कोई
व्यक्ति अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी से परेशान है तो वो हिचकिचाता है किस चीज़ में, तो यहाँ पे मुझे सेकंड भी लग रहा था, थर्ड भी लग रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली जब डिप्रेशन में कोई होता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है लोगों से मिलने जुलने से, दूर दूर रहता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में थर्ड माना है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे व्यावसायिक सहायता की मांग करना, इसमें हिचकिचाता है वो कि उसको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। बस यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के मैंने फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए। अब मैं प्रिंसिपल वाले सेट पे जाती हूँ। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि स्कूली शिक्षा के अनुसंधान हेतु यानी कि रिसर्च के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड क्योंकि यहाँ रिसर्च वैसे भी आ रहा था तो वैसे भी आप समझ सकते थे, अदरवाइज सबको पता ही रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गेव द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, तो मल्टीपर्पज स्कूल यानी कि बहुउद्देशीय स्कूल की बात कौन से कमीशन ने की थी, तो ये की थी मुदालियर आयोग ने। ठीक है, मुदालियर आयोग आपको पता होगा कब आया है, नहीं पता है तो आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आयोग से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन देख करके भी आप देख सकते हैं कि सर्वांगीण विकास करना है इसका, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंसर्ट ऑफ अ स्कूल, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, तो आनुवांशिक रचना से भाई क्या लेना देना उनका, तो आनुवांशिक रचना से कोई लेना देना नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज द इशू ऑफ स्कूल बैग लोड, और एक और बात, ये जो आंसर देख करके आप लोग कहते हो ना कि ये मैम नीचे आंसर कुछ और है आप कुछ और बता रही है, तो ये कैंडिडेट का आंसर है, जिसने भी ये पेपर दिया है वो आंसर है। मैं जो आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, या जहाँ पे कुछ गलत है वहाँ पे मैं सर्च करके चेक करके बता रही हूँ। 35 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज द इशू ऑफ स्कूल बैग लोड, भैया बात किसने कही थी, वही बर्डन वाली, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ये यशपाल कमेटी ने कही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आयोग तो बहुत आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, प्रिपरेटरी क्लास प्रायर टू द एज ऑफ 5 ईयर इज़ नोन एज। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि 5 साल से जो पहले की जो क्लास होती है उनको क्या कहा जाता है, तो 5 साल से पहले की जो क्लास होती है उनको बाल वाटिका या आंगनवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जब फाउंडेशन स्टेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 3 साल होते हैं वो आपको बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में आ जाएगा। आश्रम शाला जो होगा वो ट्राइबल वाले एरियाज़ का होगा। और ये आ भी गया क्वेश्चन वही कि सम बोर्डिंग स्कूल इन द ट्राइबल एरियाज इज ऑल्सो नोन एज, कुछ बोर्डिंग स्कूल होते हैं जो ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय क्षेत्रों में, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको आश्रम शालास बोला जाता है। ठीक है, ये ECC के सारे जो ECC के मैंने PDF प्रोवाइड की है ना टेलीग्राम पे, या मैंने जो बताया है उसको एक बार सुन लिया करें, उसमें मैंने बताया था ये चीज़, ये पॉइंट उनके NEP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RT 2009 में कौन से स्टेट को कवर नहीं किया गया था, तो जम्मू कश्मीर, यहाँ हो जाएगा आंसर, जम्मू कश्मीर को कवर नहीं किया गया था। According to NEP 2020, the region of country which large population from एजुकेशनल डिसएडवांटेज सेक्शन, यानी कि NEP 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या कहा गया है, तो उसको SEZ, अब हो सकता है आपके में फुल फॉर्म आ जाए, तो याद रखिएगा स्पेशल एजुकेशन जोन कहा गया है, विशेष शिक्षा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NEP एन इंक्लूजन फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर, यानी कि एक कोष जो बनाना है, समावेशन कोष, वो किसके लिए बनाना है, तो जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं उनके लिए बनाना है, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए, भाई पैसे की ज़रूरत इनको ज़्यादा है ना, इनके लिए इंक्लूजन फंड की आवश्यकता है, NEP में कहा गया है। इन आवर स्कूल करिकुलम द टीचर शुड गिव द लीस्ट एम्फेसाइज ऑन, तो टीचर को सबसे कम जोर देना है, तो किस टॉपिक पे, बालक के मनोभावात्मक विकास पे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में यही मेंशन है, और अदरवाइज मुझे जहाँ तक ये लग रहा था, क्योंकि साइको भावात्मक रूप से तो बल्कि समझना होता है और ज़्यादा, लेकिन अगर लीस्ट की बात की जाए तो इन्होंने ये आंसर लिया है थर्ड वाला। NEP 2020 के अनुसार, एक मिनट बस, तो NEP 2020 के अनुसार क्या कामना की गई है भाई, पीपल टीचर रेशियो को तो 1:30 होता है, और अगर डिसएडवांटेज एरिया है तो वहाँ पे 1:25 भी होना चाहिए। NEP 2030 के अनुसार साक्षरता
क्या है, हाँ, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि FLN में 3R की बात की गई थी ना, 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, तो फोर्थ वाला आंसर आपका सही हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ नियोनेट इम्प्लाइज टू, अरे ऑप्शन देख के हंसी आ जाती है। ठीक है, जो नियोनेट का मतलब होता है कि नवजात, नवजात से क्या तात्पर्य होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी, इंग्लिश वाला तो अच्छा लग रहा है, हिंदी में पढ़िएगा, एक ताज़ा पैदा बालक। थोड़ा सा हंस लिया करें, तो ऐसे होता क्या है कि ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, ऐसे दुखी दुखी मन से पढ़ेंगे तो फिर बहुत बर्डन लगने लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो नवजात बच्चे का मतलब होता है कि एक ताज़ा पैदा बालक। ठीक है, गोल सेट बाई NEP ने कौन सा गोल सेट किया था, गोल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो गोल वाला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो टारगेट, मैंने टारगेट वाली एक वीडियो बनाई थी कि FLN का क्या टारगेट रखा गया है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, तो अकॉर्डिंग टू निपुण इट इज़ 2026 एंड 27, 26-27। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन के रोल को कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रिप्रेजेंट करता है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन सा नहीं करता है। तो डेवलपिंग वॉरियर, योद्धाओं को तैयार नहीं करना है, तो फोर्थ वाला हटा देते हैं, और फोर्थ वाला हटाने के बाद जो बेस्ट आंसर मिलता है वो मिलेगा फोर्थ वाला। यहाँ पे कैसे हिंदी में देखते हैं कि स्कूल शिक्षा की भूमिका दर्शाता है, तो भूतकाल का संरक्षण, वर्तमान का विश्लेषण और भविष्य का निर्माता, ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। साथ में संतुलित भविष्य व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए, यानी कि बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए आंसर 4 हो गया इसका। आइडिया ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जो लर्निंग होती है, हॉलिस्टिक का मतलब ही होता है ऑलराउंड, यानी कि सर्वांगीण विकास, थर्ड वाला। जिसमें ज़्यादा समझना नहीं होता उसको ऐसे रफली पढ़ के निकल लिया करें। द मेजर टास्क ऑफ हर वाइस प्रिंसिपल, अब आपको लगेगा मैं वाइस प्रिंसिपल का पढ़ के क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो देखिए जो अभी PRT का पेपर हुआ है ना, उसमें भी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आए हुए थे, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे कि प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या कब बेटर कर सकता है, तो इस टाइप में। तो वाइस प्रिंसिपल का जो मेजर टास्क है वो होता है टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा सेट बाय द स्टाफ मीटिंग एंड प्रिंसिपल, यानी कि स्टाफ मीटिंग और प्रिंसिपल द्वारा जो एजेंडे हैं उसको लागू करना। 49 क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ट होगा प्रिंसिपल के लिए, एक आइडियल स्कूल के लिए, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में बेस्ट आपको ये दिख रहा है कि प्रधानाचार्य जो है वो अध्यापक का मित्र, दार्शनिक और सलाहकार होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानाचार्य क्या होना चाहिए, अध्यापक का मित्र, दार्शनिक और एक सलाहकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि बेस्ट है प्रिंसिपल को एक अच्छा लीडर बनाने के लिए। तो अच्छा लीडर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री चाहिए उनको एक, तो ऐसा नहीं है, उनके लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप एस्टैब्लिश करेंगे एंड शिक्षा के दर्शन पर, यानी कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे वर्कशॉप को लाना, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उनको, उस जो प्रिंसिपल है उनको एक अच्छी लीडरशिप देने में। द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्या इंक्लूड करता है, सब कुछ इंक्लूड करता है, सारे एक्सपीरियंस को, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल, नोन, अननोन, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, तो फोर्थ वाला आंसर इसका एकदम सही होगा। ये प्रिंट नहीं हो पाया है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक स्कूल प्रिंसिपल और उसके कलीग्स मिल करके कोई एक ऐसा डेवलप करते हैं जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड मेथड को डेवलप करते हैं, तो इस मॉडल को क्या कहा जाता है, तो इस मॉडल को ग्रास रूट मॉडल कहा जाता है। इसका थर्ड आंसर हो गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करिकुलम इज, करिकुलम का एक बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, तो बेसिक प्रिंसिपल में इसका आंसर सेकंड है कि प्रत्येक बच्चे पर स्कूल का सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। अगर बाकी के आप 4 रीड कर लीजिएगा, वैसे बेस्ट आंसर यहाँ पे यही है, आंसर की के अकॉर्डिंग भी इन्होंने यही लिया है। फर्स्ट वाला नहीं होगा कि अधिकाधिक संभव अधिकार, देखिए इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम सफल हो सके, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि करिकुलम का मतलब यही हो कि बच्चा ज़्यादा ज़्यादा जीवन में सफल ही हो सके, तो इसीलिए पहला वाला तो गलत हो गया, सेकेंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन करना है हमको मैथ्स का प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, क्वेश्चन मतलब पढ़ लीजिए आप पूरा, मैं रफली बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए मैथ्स में प्राइमरी स्कूल में, तो उसके इवैल्यूएशन के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, ऐसे नहीं, मल्टीपल नहीं, समेटिव नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अगर सिर्फ ओरल होता तो ओरल भी नहीं कहते हैं हम आंसर इसका, प्रैक्टिकल लगा हुआ है, इसीलिए बेस्ट आंसर थर्ड होगा, क्योंकि हम लोग को बचपन से ही हमारे टीचर कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी अच्छी आएगी, तो इसीलिए थर्ड वाला आंसर सही हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए अभी क्वेश्चन आया था कि एफएलएन का क्या कब तक का टारगेट रखा गया है। अब इन्होंने घुमा के पूछ लिया है कि 2025 तक किसका टारगेट सेट किया गया है, तो वही एफएलएन का, यानी कि यूनिवर्सल एंड फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एट प्राइमरी स्टेज स्कूल स्टेज। ठीक है, निपुण के अनुसार क्या है, कमेंट करके बताइए, अभी मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी 2009। आरटी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत क्वेश्चन आरटी से आते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आरटी से ही रहते हैं। अंडर आरटी एक्ट 2009 विच प्रोविजन आर नॉट गिवन टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि कौन सा जो प्रोविज़न है वो अक्षमता युक्त बालकों हेतु प्रावधान नहीं दिए गए हैं। तो नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कोई भी टेस्ट नहीं होना है, छटनी प्रक्रिया नहीं होनी है, याद रखिएगा। आरटी में बात सीधी सीधी कही गई है। ये प्रिंट ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपके, हाँ, फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब तो एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जाने से पहले एक बार और देख लीजिएगा, और जिनको इसकी नीड है उन तक प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जियो का इतना साथ नहीं रहता है, या नेटवर्क का बहुत इशू रहता है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अच्छे से शेयर करिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि हमको सफल होना है, और सफल पढ़ के जाइएगा। ठीक है।